नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वामी राम तीर्थ जी की जन्म कुंडली के बारे में। स्वामी जी ना सिर्फ आधुनिक विद्या की पढ़ाई उन्होंने की, बड़े अच्छे स्तर पे की और देश प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। अपने मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम, श्रद्धा, विश्वास स्वामी रामतीर्थ जी का रहा और जीवन का जो अंतिम पार्ट रहा उसमें पूरी तरह से आध्यात्म को अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो एक दृष्टि इनके चार्ट में डालते हैं और इनके चार्ट के माध्यम से हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। मैं पुनः ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि जितने भी महापुरुषों का, प्रसिद्ध व्यक्तियों का हमने यहाँ कुंडली विश्लेषण किया है, वो सिर्फ 5 से 10% ही विश्लेषण है, या ये कहें उससे भी कम। क्योंकि ये 100% है ऐसा कहना ही गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी के जीवन को 1 घंटे या 2 घंटे में समझा पाना, खासकर जो महान कार्य करने वाले महान पुरुष या महान महिलाएं रहीं, उनके जीवन को, लेकिन हम अपने समझने के लिए क्या क्या ऐसे योग, कौन कौन से ग्रहों की अवस्थाएं जिनसे हम सीख सकते हैं, तो मुख्य मुख्य बिंदु ही यहाँ हम चर्चा में लेते हैं। कई व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि इसमें ये चीज़ रह गई, तो हम ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी कुंडली हमने यहाँ डिस्कस की है वो उसका 5%, अधिकतम 10% ही है। 100% या कहें सभी भावों का, हालांकि हमारी ऐसी इच्छा है कि आगे चलकर इन कुंडलियों का गहन विश्लेषण भी किया जाए, लेकिन जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था कि सभी प्रकार के व्यूअर्स के लिए हमारा चैनल है। सभी प्रकार के व्यक्ति जो चाहे कम जानते हैं और आगे चलकर हम ज़्यादा भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मुख्य मुख्य बिंदु क्या क्या इनके चार्ट में अपने को दिखाई देते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ देखना चाहिए, लग्न, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, चंद्र और चंद्रेश, इन पर हमें मुख्य मुख्य रूप से विचार करना चाहिए। तो लग्न क्या है? मीन लग्न, ठीक हो गया। मीन लग्न है और लग्न का स्वामी अपने से 7 होकर नीच के शुक्र के साथ बैठा है। तो यहां यह बात समझने वाली है कि जब भी कभी नीच के शुक्र के साथ या लग्नेश अपने से 7 का माने क्या होता है, सामान्यतः इसको हम मारक भाव मानते हैं, 7वां भाव, दूसरा भाव, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है अपने से 7 में। वो देख तो रहा है, वो ठीक है, और वो धर्म संकट या धर्म का दो राहा, एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है, ठीक हो गया। और वो शुक्र जो लग्जरी का स्वामी है, वो सैड मूड में दिखाई दे रहा है जीवन के। अब हम इसको अच्छा भी देख रहे हैं और इसमें कहीं हमें कमियां भी ऐसे दिखाई देती, वो अपनी समझ के लिए, क्योंकि लग्जरी का ना होना एक, कह सकते हैं किसी स्वामी की दृष्टि से, किसी योगी की दृष्टि से वो अच्छा ही संकेत होता है, क्योंकि अगर वहां लग्जरी जाएगी तो फिर वैराग्य नहीं बन पाएगा, ठीक हो गया। तो जीवन के शुरुआती हिस्से में इस प्रकार की कमियां दिखाई देती हैं, ठीक हो गया। बहुत कि जीवन में ऐसा कष्ट देखने में आया। इनके दादाजी ने जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन पर विचार किया तो भी वो भी हतप्रभ रह गए कि किस प्रकार का चार्ट लेकर ये पैदा हुए। माँ का बहुत लंबा जीवन नहीं रहा स्वामी राम तीर्थ जी का, वो हम चतुर्थ भाव से भी देख सकते हैं, और लग्नेश किस जोन में बैठा है वहां से भी समझ में आता है, द्वंद्व में है। तो जातक को एक प्रकार का धर्म का दो राहा, धर्म संकट, शुरुआत से ही धर्म पर एक प्रश्न उठना स्वाभाविक दिखाई देता है।
और चतुर्थ भाव का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। काल पुरुष की कुंडली में भी जो ज़ोडिएक में भी जो अलग अलग भावों का रिप्रेजेंटेशन होता है उसका भी प्रिय में जरूर विचार करना है। तो कर्क राशि मदर पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, इसका स्वामी भी अष्टम भाव से संबंध बना रहा है। तो मां का जीवन ज्यादा लंबा नहीं रहा और कहते भी लग्नेश नीच के शुक्र के साथ मारक भाव में बैठे हैं और ये भाव माने बुध और बृहस्पति में भी आपस में अच्छे संबंध नहीं दिखाई देते। और अगर हम इसको चंद्र कुंडली से भी विचार करें तो भी समझ में आता है कि भाई राशि का स्वामी, राशि क्या है? तुला राशि। चंद्रमा तुला राशि में बैठे हैं, चंद्रमा से ही राशि तय होती है। तो राशि का स्वामी अपने से 12 होकर बैठा है। अपने से 12 यानी सामान्यतः व्यय की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, ठीक हो गया। और मोक्ष भाव में इतने ग्रह बैठे हुए हैं, बुध है, डिटैचमेंट प्लैनेट केतु है, चंद्रमा है, सूर्य है। अगर आपने हमारे कुछ पुराने वीडियो देखे हो तो आपको पता होगा, मैं तो बार बार बोलता हूं कि सूर्य और चंद्रमा का मिलन पारलौकिक दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक हो गया। सु यानी हा, चंद्रमा यानी था, हठ योग जिसको बोलते हैं, वो बैठे ही अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव का जीवन में बड़ा एक प्रकार से बल रहा, जीवन में बढ़ने के लिए अष्टम भाव ने बहुत कुछ सिखाया स्वामी राम तीर्थ जी को, ठीक हो गया। तो अष्टांग सिद्ध भाव में सूर्य और चंद्रमा का मिलन, याद रखिएगा सूर्य का माने परमात्मा, चंद्रमा यानी जीवात्मा एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से। और कहते हैं अगर जीवात्मा परमात्मा में मिल जाए तो जीवात्मा का अपना एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाता है। लौकिक दृष्टि से उसको हम कम मापते हैं कि भाई विचार कैसे करेगा, वो होता उसका दो। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस प्रकार के योग में आते हैं जहाँ यानी अमावस्या का जन्म जो माना जाता है, अमावस्या के नजदीक प्रतिपदा का जो जन्म माना जाता है, उसके जातकों में एक सांसारिक दृष्टि से कमी भी दिखाई देती है, लेकिन एक बल भी है, पारलौकिक बल भी है। उनको अपने मन को मारना बड़ा सरल होता है, ठीक हो गया। यानी जो जीवात्मा वाला पार्ट, अपने अहम कि भाई मैं हूं, और जब भी आपके सामने कोई सूर्य और चंद्रमा आमने सामने वाली कुंडली आएगी तो बोलेंगे हाँ भाई इसका सांसारिक महत्व बहुत बढ़ जाता है। संसार में कोई काम आपको करवाना हो किसी विशेष तरीके से और उसके बारे में हमें कार्य करना हो तो बहुत बढ़िया, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नों वशांतये। लेकिन मैंने बताया ना, सबका अपना अपना महत्व है। प्रसन्नता का वास्तव में अर्थ होता है भाई अपने को आनंद। एक तो होता है प्रसन्नता, हम हंस रहे हैं, अंदर से हम प्रसन्न नहीं है, या कह सकते हैं आनंदित नहीं, ठीक हो गया। प्रसन्नता से ऊपर का विषय है वो आनंद है। तो सूर्य और चंद्रमा का मिलन आनंद की बात तो करता है, प्रसन्नता उसका कोई, क्योंकि वो तो लौकिक गहना माना जाता है सामान्यता, क्योंकि मोक्ष के लिए प्रसन्नता को भी एक प्रकार से तिलांजलि देनी पड़ती है, क्योंकि प्रिय अप्रिय का तो समझ खत्म हो जाती है मोक्ष के लिए। तो सूर्य और चंद्रमा का मिलन अष्टम भाव में बड़ा बली माना जाता है। अपने अहम को खत्म करने के लिए ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। और उसके साथ साथ बुद्धि का स्वामी बुद्ध भी बैठा है और मोक्षा प्लैनेट, मोक्ष ग्रह केतु भी बैठा है। डिटैच कर देने वाला ग्रह केतु भी बैठा है। यहां बैठकर वो तीनों मोक्ष भावों पर अपना प्रभाव जमाए हुए, याद रखिएगा मोक्ष भावों पर अपना प्रभाव जमाए हुए। क्लियर हो गया? यानी चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, तो ये भी अपने को समझ में आता है। अष्टम भाव में कई ग्रह रहस्य विद्याओं में निपुणता प्रदान करते हैं।
भाई अष्टम भाव में अगर इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में ये बहुत महत्वपूर्ण भाव क्यों बन जाता है अब? क्योंकि व्यक्ति का मन, जातक का मन चंद्रमा जहां बैठा है वहीं लगेगा और कई महत्वपूर्ण ग्रह वहां चले गए हैं। ठीक हो गया। बुध जो जीवन में सुख की बात करता है वो वहां चला गया है। सातवां भाव जो पार्टनरशिप की बात करता है, स्पाउस की बात करता है, वो भी वहां चला गया है। ठीक हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव बन गया है अष्टम भाव। तो इन साधनाओं के बारे में पूरा इनके जीवन में प्रभाव रहा, उनको अष्टांग योग साधना को जानने का, क्योंकि देखिए जितने भी महान पुरुष हुए, अपने को लगे या ना लगे, कई बार हमें लगता है भी खाली कुछ ऐसे ही ऋषि जिनका नाम योग सूत्र में आता है, उन्हीं ऋषियों को कहीं हमारे सप्त चक्रों का फायदा मिला होगा, ऐसा नहीं है। जो भी महान विभूति है संसार में, उसने कहीं ना कहीं अष्टम भाव या अपनी सोई हुई प्रसुप्त शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया है और वो उनमें कामयाब भी हुए। ठीक हो गया। तो बहुत जीवन में बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत बड़ा समय अंतराल अष्टम भाव को दिया। ठीक हो गया। लौकिक दृष्टि से हम इसको इसीलिए कम मानते हैं कि भाई व्यक्ति कष्टों से जूझता रहता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे योग बन जाते हैं तो फिर यही जूझना हमें मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता है। भाई इच्छा पूर्ति का स्वामी, जैसे इच्छा पूर्ति का स्वामी और फाइनल जो हमारा मोक्ष हाउस है 12वां भाव, उसका स्वामी स्वग्रही है। ठीक हो गया। तो एकादश भाव और जो हमारा मोक्ष, जो अंतिम मोक्ष भाव माना जाता है द्वादश, उसका स्वामी भी स्वग्रही माना जाएगा। अपने से 12 स्वग्रही होकर बैठा है। अगर भावत भावम की बात करते हैं तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 12 होकर स्वग्रही बैठा है। बहुत बढ़िया आ रहा है ये भी। तो अगर कभी इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं और इच्छा पूर्ति जैसे भावों का बल बढ़ा हुआ है, ये कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। जैसे मंगल बहुत ज्यादा जुझारू है, अपने काम को करना जानता है, कैसे भी साम दाम दंड भेद वो अपने काम को मनवा के ही रहता है। और बैठे भी कहाँ है मंगल, जो कमांडर इन चीफ है, वो अग्नि तत्व राशि में बैठे हैं बली होकर। अगर मैं इसको नवम भाव से देखते तो नवम भाव का स्वामी अपने से 2 होकर बैठा होगा, ये बहुत अच्छा माना जाएगा। और इसमें क्या क्या मुख्य मुख्य बातें विचारणीय, भाई बुद्धि पर पूरा मंगल का प्रभाव रहा, मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। चौथे भाव में यहां फिलहाल मंगल की दृष्टि ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है, बुध का घर है, मंगल की 7वीं दृष्टि है। इसी प्रकार से मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव में, कर्क राशि में। हालांकि मित्र हैं कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा मंगल के, लेकिन कर्क राशि का स्ट्रक्चर मंगल को थोड़ा सा कम रास आता है। तो पंचम भाव से संबंधित विषयों में भी एक प्रकार से कमी लाता है। चाहे पंचम भाव को हम रोमांस से जोड़ लें, चाहे पंचम भाव को हम अपने संतानों के अटैचमेंट से जोड़ लें, ठीक हो गया। वो निर्लिप्त हो जाते हैं उन भावनाओं से। भाई संतान हमारी कहाँ जा रही है, क्या कर रही हैं, कर्तव्य का वहन करते हैं, लेकिन होता है ना बार बार मन संतानों में लगे रहना, उसके लिए चतुर्थ भाव का स्वामी बलि दिखाई देता है। ठीक हो गया। तब ऐसा होता है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो लौकिक दृष्टि से जो अटैचमेंट है संसार की, संसार के प्रति हमारी स्वाभाविक अटैचमेंट है, वो और ज्यादा बढ़ेगी कि घटेगी, वो समझ में आता है कि भाई घर के स्वामी
कहां बैठे हैं? ठीक हो गया। तो घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है और सूर्य के बहुत नजदीक बैठे हैं। ठीक हो गया। और बलहीन चंद्रमा पर शनि की दृष्टि वैराग्य योग बनाती है। अभी क्या है, चंद्रमा सूर्य के नजदीक है, उसका मतलब क्या है, चंद्रमा अस्त है। अमावस्या के नजदीक वैसे भी चंद्रमा तेजहीन हो जाता है। उस चंद्रमा पर शनि की 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि। मैंने शायद आपने ध्यान दिया हो, पुरानी वीडियो में भी बताया था कि जब कभी भी चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो, लेकिन चंद्रमा बहुत बली हो, तो ठीक है, वो इन सब चीजों का अच्छा जानकार होता है, दर्शन शास्त्र का। लेकिन ये कोई जीवन में सन्यास की विशेष बात नहीं सोचता है। सन्यास संबंधी विषय या संसार के प्रति उदासीनता तभी दिखाई देगी जब चंद्रमा तेजहीन हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई? अगर चंद्रमा उच्च का है, बली होकर अस्त भी नहीं है, बैठा और तब शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो उसका अर्थ कुछ और होगा। ठीक हो गया। अपने को ये बात याद रखनी है। इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति टेक्निकल चीजों का जानकार है, व्यक्ति के आसपास विदेशी संबंधों में जो रत लोग हैं वो रहते हैं, क्योंकि शनि को डार्क साइड का राजा माना जाता है। और अगर कहीं द्वंद्व के मूड में है शनि और चंद्रमा, तो फिर वो अवसाद ले आता है, भय, ऊपरी बाधाएं, मन को भ्रमित भी कर देता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि चंद्रमा लेकिन फिलहाल अभी उस पार्ट में नहीं है, अस्त जरूर है, लेकिन वो सूर्य के साथ बैठे हैं। तुला राशि का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसका चंद्रमा को पसंद है। चंद्रमा का भी इनफैक्ट वैसा ही स्वरूप है। ठीक हो गया। फिर इसमें क्या बोल रहे हैं, मेष राशि का राहु कुटुंब भाव में प्रारंभिक कष्ट बताता है। मेष राशि का राहु वैसे ज्यादा अच्छा फल नहीं देता है सांसारिक दृष्टि से, और अगर देता भी है तो जीवन के दूसरे फेज में। हम जैसे अगर हम आज के समय पर 25-25 का करके जीवन बांट लेते हैं, माने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो यह बात अपने को समझ में आती है कि भाई शुरुआत के 25 से 30 वर्ष अगर कहीं अग्नि तत्व राशियों में राहु है तो कष्ट ज्यादा देखने को मिलता है, अग्नि तत्व में, जल तत्व राशियों में। लेकिन जीवन का सेकंड फेज फिर राहु एडेप्टिव होकर वैसा ही बन जाता है जिस राशि में वो बैठा हुआ है। तो कुटुंब प्रारंभिक बहुत कष्ट आए, कुटुंब को बसाने में, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। उसके बाद कुछ पढ़ाई में भी अड़चने रहीं। ठीक हो गया। तो इसको हम वैसे भी सेकंड भाव को शुरुआती जीवन से जोड़कर ज्यादा देखते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के साथ जोड़कर देखते हैं। और ये वाली बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चतुर्थ भाव और कर्क राशि का जो स्वामी है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। तो मुख्य मुख्य बिंदु हमने स्वामी राम तीर्थ जी के जन्म कुंडली से यहां जानने का प्रयास किया, और हमें यह बात समझ में आई कि जब कभी भी मोक्ष भावों में इतने ग्रह बैठे होते हैं और चंद्र कुंडली से भी राशि का स्वामी अपने से 12 होकर बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से फाइनल डेस्टिनेशन
या मोक्ष जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक हो गया? तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है और इस कुंडली से ये चीजें सीखनी है। आगे भी इसी प्रकार के सूत्र हम लोग शेयर करते रहेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।